हेलो एवरीवन, मैं प्रेम नेडवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक ऐसे टॉपिक को लेकर जो इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो पिछले वीडियो में हमने बात की है अपूर्णांक को लेकर और उसकी परिभाषा भी हमने पढ़ी है। जैसे एक बार फिर से उसको रिकेप करते हैं कि अपूर्णांक क्या है। माध्यम में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल, यदि निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश के चाल को अनुपात को देखें तो उसे हम कहते हैं अपूर्णांक। और दूसरे शब्दों में यूं भी कहा जा सकता है कि अपूर्णांक sin I अपॉन sin R के बराबर है, यानी कि जो आपतन कोण I बन रहा है उसकी ज्या और परावर्तन कोण या अपवर्तन कोण R जो बन रहा है उसकी ज्या के अनुपात को हम कहते हैं अपूर्णांक। और वो जो अपूर्णांक है वो sin I अपॉन sin R यानी इस रेशियो के बराबर होता है। sin R म्यू या फिर n से हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। और पिछले वीडियो में दो फॉर्मूले भी हमने व्युत्पन्न किए हैं कि n21 मतलब ये हुआ कि दूसरे माध्यम का पहले के सापेक्ष अपूर्णांक। यहाँ n21 का मतलब निकलता है कि दूसरे माध्यम का पहले के सापेक्ष अपूर्णांक, और उसने हमें जो है ये n2 अपॉन n1 के रूप में उसे व्युत्पन्न किया है। और दूसरा पहले माध्यम का दूसरे के सापेक्ष, जो माध्यम आपको दो दे रखे हैं, एक विरल है दूसरा सघन है, तो पहले सापेक्ष का पहले जो आपका माध्यम है उसका अपूर्णांक दूसरे के सापेक्ष अगर हम देखें तो वो होता है n1 अपॉन n2। अगली जो बात है अपूर्णांक के बारे में, वो वायु का जो अपूर्णांक है 1.0003 के आसपास होता है और पानी का अपूर्णांक 1.33 और उसके बाद कांच का अपूर्णांक लगभग 1.5 के आसपास और लास्ट यानी कि हीरे का अपूर्णांक और वो है 2.45। उसके बाद अगर हम रंगों की बात करें, विप्योर में जितने भी जो 7 कलर है एक दृश्य प्रकाश में, उसमें से जो बैंगनी रंग है उसका अपूर्णांक सबसे ज्यादा होगा और जो लाल रंग है उसका अपूर्णांक सबसे कम होगा। अगर हम तरंग दैर्ध्य की बात करें तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य वहां पे हमने पढ़ा है कि बैंगनी रंग की थी, सबसे कम जो तरंग दैर्ध्य है वो बैंगनी रंग की थी और सर्वाधिक जो तरंग दैर्ध्य है वो लाल रंग की थी। लेकिन अपूर्णांक का जरा उल्टा है कि बैंगनी रंग का अपूर्णांक सबसे ज्यादा होगा, तरंग दैर्ध्य कम लेकिन अपूर्णांक सबसे ज्यादा होगा, और लाल रंग का अपूर्णांक सबसे कम होगा जबकि इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे क्या होगी, ज्यादा। जिस प्रकार से हमने परावर्तन के केस में हमने दर्पण के बारे में पढ़ा है, ठीक उसी प्रकार अपवर्तन जो है उसमें लेंस काम में आ रहा होगा, यानी माध्यम पारदर्शी होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो गोलीय लेंस की हम सबसे पहले बात करेंगे क्योंकि एक अच्छा पारदर्शी पृष्ठ हम इसे मान सकते हैं। तो गोलीय लेंस किसे कहेंगे, सबसे पहली बात कि ऐसे पारदर्शी पृष्ठ जिनकी कम से कम एक सतह वक्रित हो, यानी कम से कम एक सतह वक्र होनी जरूरी है, गोल होनी जरूरी है, तो उसे हम कहेंगे गोलीय लेंस। और ये दो प्रकार के भी होते हैं, पहला है आपका उत्तल लेंस और दूसरा है अवतल लेंस, यानी जिसे हम कहेंगे कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। तो सबसे पहले उत्तल लेंस की बात करते हैं कि एक ऐसा लेंस जो किनारों से पतला हो और बीच में से मोटा हो, यानी आप डायग्राम में देख सकते हैं कि किनारों से पतला और बीच में से मोटा, और ऐसे लेंस को हम कहेंगे उत्तल लेंस। और दूसरे शब्दों में उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जा सकता है, अभिसारी लेंस। और अब बात करते हैं अवतल लेंस की। अवतल लेंस यानी एक ऐसा लेंस जो किनारों से तो मोटा हो और बीच में से पतला हो, यानी डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये किनारों से, दोनों किनारों से मोटा है और बीच में से ये गैप कम है, यानी कि ये पतला लेंस है, तो इसे हम कहेंगे अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस। और इसे दूसरे शब्दों में हम अभिसारी लेंस भी कह सकते हैं, अपसारी लेंस भी कह सकते हैं, अपसारी लेंस। अच्छा, कारण क्या है, किसकी वजह से इसे अभिसारी लेंस कहेंगे और इसे अपसारी लेंस कहेंगे, तो कारण जानने की कोशिश कीजिए कि जो भी किरणें इसके पृष्ठ पर आपतित होती है, यानी सबसे पहले ये सेंटर में बिंदु जो O है, ध्रुव जिसे हम कह सकते हैं, प्रकाशिक केंद्र भी कह सकते हैं, तो यहाँ से जो लाइन निकल रही है, गुजर रही है, उसे तो हम मुख्य अक्ष कहेंगे। और जो भी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही होती है इस लेंस के पृष्ठ पर, उन्हें ये एक बिंदु पे केंद्रित कर देता है, यानी हम यूं कह सकते हैं कि एक बिंदु पे इसे अभिसारित कर देता है और इसीलिए इस लेंस को अभिसारी लेंस कहेंगे। फिर से सुनिए, ये एक ऐसा लेंस है, उत्तल लेंस की मैं बात कर रहा हूं, ये एक ऐसा लेंस है जो अपने पृष्ठ पर आपतित सभी किरणों को
अपने पृष्ठ पर आपतित सभी किरणों को एक बिंदु पे केंद्रित करता है और जिसके कारण हम इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। और दूसरा, ये जो आप देख रहे हैं अवतल लेंस, इसमें भी ये प्रकाशिक केंद्र O है। अब जो इसके ऊपर यानी कि जो किरणें आपतित हो रही है, इसमें एक महत्वपूर्ण गुण होता है कि अपने पृष्ठ पर आपतित सभी किरणों को ये केंद्रित नहीं करेगा बल्कि अपसारित कर देगा यानी फैला देगा, और इसके कारण ही हम इसे कहेंगे जो है अपसारी लेंस। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आगे की। जिस तरीके से आपने दर्पण में देखा है, ठीक उसी तरीके से ये आपका उत्तल लेंस है और ये पृष्ठ के मध्य जो बिंदु है हम इसे कहेंगे प्रकाशिक केंद्र O, और यहां से जो लाइन गुजरती है इसे हम मुख्य रूप से कहेंगे मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के बाद जो भी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है, समांतर आपतित होती है, उन किरणों को एक बिंदु पे ये केंद्रित करता है। यानी जो भी किरण समांतर आएगी ये उसे जिस बिंदु से गुजारेगा उस बिंदु को हम फोकस बिंदु कहेंगे। और आगे देखें तो इसके दो पृष्ठ है, जैसा कि मैंने परिभाषा में आपको बताया है कि कम से कम एक पृष्ठ वक्र होना जरूरी है। तो इस लेंस में आप देख रहे हैं कि दो पृष्ठ है और दोनों पृष्ठ को अगर मैं जरा सा आगे बढ़ाऊं तो ये इस तरीके से गोल होगा और दूसरा वाला ये यहां से गोल होगा, यानी दोनों एक वृत्त का रूप ले लेंगे। और इसी वृत्त के केंद्र को यहां मैं कहूंगा वक्रता केंद्र C। ये F जो है उसकी बात हमने कर ली है फोकस बिंदु की, तो जो वृत्त का केंद्र यहाँ पे बना है उसे हम कहेंगे C। अच्छा, दूसरा वाला जो वृत्त आप देख रहे हैं इसके केंद्र को हम कहेंगे वक्रता केंद्र C, लेकिन ये C1 होगा और ये C2 होगा। तो ये बात है वक्रता केंद्र की। अच्छा, ये प्रकाशिक केंद्र इसका O है, वक्रता केंद्र बिंदु जो आप देख रहे हैं और यहाँ O, इसके बीच की जो डिस्टेंस आप लोगों को नजर आ रही है इसे कहेंगे वक्रता त्रिज्या। और इन सब की परिभाषाओं की जहां तक बात है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और वहां से आपको जो है इसकी परिभाषाएं सारी जो है लिखी हुई मिलेगी। यहाँ आपको केवल और केवल समझना है। गोलीय लेंस के बाद कुछ अपवर्तित किरणें हैं, उनके नियम हम पढ़ेंगे। अपवर्तित किरणों के नियम क्या है? तो सबसे पहला सुनिए, किसी लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण सदैव ही फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। यानी ये जो नियम है दर्पण के लिए भी लागू होता है और लेंस के लिए भी। जैसे कि ये मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के समांतर ये कोई किरण इस पे आपतित हो रही है, तो ये किरण हमेशा ही अपवर्तन के पश्चात क्या करेगी? फोकस बिंदु से गुजरेगी। ये आपका पहला नियम है जो दर्पण में भी है और लेंस के लिए भी है। अब वो बात निर्भर इस पे बिल्कुल नहीं करती कि वो लेंस उत्तल है या अवतल है। भले ही वो लेंस अवतल है फिर भी ये किरण को फैला देगा मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आ रही है उसे, और तब हम इस किरण को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे और जिस बिंदु पे मुख्य अक्ष को काटेगी वहां बिंदु होगा कौन सा? फोकस बिंदु। यानी ये तो किरण आप देख रहे हो कि वास्तविक रूप में ये गुजर रही है फोकस बिंदु से, समांतर आने वाली फोकस से गुजर रही है, लेकिन यहाँ अवतल लेंस में ऐसा नहीं होगा। ये ऊपर की तरफ फैला दी जाएगी, तब हम कहेंगे कि ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। जब इसे पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, फोकस बिंदु को ये काटेगी, तो हम कहेंगे फोकस से आती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा नियम है इसका कि F से आने वाली किरण, यदि कोई किरण फोकस बिंदु से आ रही है तो वो हमेशा ही मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी अपवर्तन के बाद। तो यहाँ बिंदु मान लो फोकस बिंदु F है और ये किरण फोकस से होती हुई यहाँ आ रही है, तो अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाएगी, इसके समांतर हो जाएगी। और सेम का सेम इसमें भी लागू होगा कि यदि कोई फोकस बिंदु से किरण आ रही है तो अपवर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और अपने आप में ये दोनों ही स्थितियां एक दूसरे से उल्टी है, यानी समांतर आने वाली F से और F से आने वाली समांतर होगी। लेकिन इस बात का पूरा ध्यान रखें कि ये आती हुई प्रतीत होगी और ये वास्तविक रूप में यहाँ पे आ रही होगी। दो नियमों के बाद अपवर्तित जो किरणें हैं उसका जो तीसरा नियम है वो ये है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर आने वाली यानी सीधी प्रकाशिक केंद्र पर जो किरणें आपतित होती है उनमें किसी भी प्रकार का कोई विचलन नहीं होता है, वो सीधी गुजर जाती है। जैसे देखें कि इस लेंस पर सीधी प्रकाशिक केंद्र O पर जो किरण आ रही है उसमें किसी भी तरह का कोई विचलन नहीं होगा, वो सीधी गुजर जाएगी। यानी कि अविलंब की तरफ झुकना या अविलंब से दूर हटना वो वाली घटना भी नहीं होगी। हम ऐसा कह सकते हैं कि बिना परावर्तित हुए ही वो किरण गुजर जाती है यहाँ से, भले ही लेंस अवतल हो या उत्तल हो। प्रकाशिक केंद्र O पे यदि आ रही है तो भी वो सीधी गुजर जाएगी। ये स्थिति तीसरी कंडीशन में बनेगी।
तो यहाँ हम आगे देखते हैं कि गोलीय लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। अब लेंसों की बात आ जाती है तो प्रतिबिंब कैसे बनेंगे। दर्पण में हमने सारे प्रतिबिंब बना के देखे हैं, तो सबसे पहले हम उत्तर लेंस की बात करते हैं। उत्तर लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो आपको उत्तर लेंस के लिए भी इसी तरीके की टेबल बनानी है जैसी आपने अवतल दर्पण में बनाई थी। ध्यान रहे, दर्पण में अवतल दर्पण के लिए बनाई थी, और अगर लेंस की बात की जाए तो उत्तल। और आप किस तरीके से देख सकते हो, जैसे कि प्रकाशिक केंद्र O है और बाद में अगर आगे चला जाए तो यहाँ पे फोकस बिंदु होगा। फोकस बिंदु की जो दुगुनी दूरी होगी हम उसे कहेंगे 2f1 इधर की साइड, और उधर की साइड के लिए f2 और 2f जैसी स्थिति होगी, और उसके बाद अनंत है। तो सबसे पहले आपको अनंत 2f1 और f1 ये तीनों स्थितियां उठा करके पहली सारणी का जो पहला बॉक्स है उसमें आपको ऐड करना है अनंत 2f1 और f1। तो मैं यहाँ लिखता हूं अनंत 2f1 और f1। दूसरा जो बॉक्स आपको दिख रहा है उसमें f2 2f2 और अनंत, तो यहाँ लिख रहा हूं f2 2f2 और अनंत। ये आपके उत्तल जो लेंस है उनकी सारी की सारी स्थितियां इसमें हो गई है। जैसे अनंत पर यदि किसी वस्तु को रखा गया है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो f2 पर बनेगा, और यदि 2f1 पे किसी वस्तु को रखा गया है, जैसे डायग्राम में आप देखो कि 2f1 पर यदि वस्तु को यहाँ रखा गया है तो समांतर किरण आएगी, फोकस से गुजर जाएगी, और जो किरण यहाँ आएगी वो बिल्कुल इस तरीके से सीधी चली जाएगी, जहां काटेगी वहां इसका प्रतिबिंब होगा। सारणी कहाँ कह रही है, वो 2f2 पर कह रही है, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा 2f2 पर। अब यदि आपने वस्तु को f1 पे रखा है तो ये बात तय है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा अनंत पर। जैसे आपने वस्तु को यहाँ रख लिया है तो किरणें समांतर हो जाएगी और लास्ट यानी कि अनंत पे जाके वो टकराएगी और वहां उसका प्रतिबिंब आपको मिलेगा। तो ये पांचों प्रतिबिंब यहाँ आपको याद रखना है। चलिए 5 के बाद यानी f1 के बाद यदि हम वस्तु को रखें f1 व O के मध्य, f1 और O के मध्य लास्ट स्थिति यही बचती है। आप वस्तु को अनंत पे रख रहे हैं, बीच में रख रहे हैं, 2f1 पे रख रहे हैं, 2f1 और f1 के बीच रख रहे हैं, लास्ट में f1 पे रख रहे हैं, और अब लास्ट स्थिति जो बची है जरा ध्यान दीजिए, f1 और O के बीच ये वाली स्थिति है, और इसे हम एक बार डायग्राम बना के देखेंगे। अब लेंस की छठवीं स्थिति उत्तल लेंस के लिए, जिसे सारणी नहीं बताती, यानी सारणी केवल 5 स्थिति को क्लियर करती है। छठवीं स्थिति की f1 और O के बीच यदि वस्तु को रखा है, किस तरीके से, यदि आपने वस्तु को यहाँ रखा है बिल्कुल नजदीक लेंस के, तो क्या होगा कि एक किरण तो वस्तु से समांतर निकलेगी, और समांतर जाने वाली किरण हमेशा ही f2 से गुजरती है, इस बात का पूरा ध्यान रखें, ये f2 से गुजरेगी। और उसके बाद एक किरण सीधी प्रकाशिक केंद्र O पर आती है, और जो किरण प्रकाशिक केंद्र O पर आती है वो बिना विचलित हुए सीधी चली जाती है, तो दोनों किरणों की स्थिति चेंज हो जाएगी। यानी अब आप देख रहे हो कि दोनों किरणों की बीच की जो दूरी है वो लगातार उसमें वृद्धि हो रही है, बीच की दूरी बढ़ रही है। मतलब साफ है कि ये दोनों किरणें आपस में कभी नहीं मिलेगी, यानी प्रतिबिंब नहीं बनेगा, और जब प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो हम इन दोनों किरणों को जाने की दिशा में पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। इस तरीके से जहां ये जा रही है वहां से हम इसको पीछे बढ़ाना शुरू करेंगे। तो पीछे बढ़ाने पर जहां पर ये दोनों किरणें काटती है वहां इसका एक बड़ा सा प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है, और चूंकि डैश डैश लाइन से हमने प्रतिबिंब बनाया है तो वो प्रतिबिंब आभासी होगा, या हम कह सकते हैं काल्पनिक होगा। और दूसरा, ये मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है, इसका मतलब ये प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, उल्टा नहीं बन रहा है। तो स्थिति इस तरीके से आप इसकी लिख सकते हो कि ये जो प्रतिबिंब है वो लेंस के पीछे की तरफ बनता है, और दूसरा ये प्रतिबिंब आभासी बनता है, और ये प्रतिबिंब सीधा भी बनता है। तो ये इसकी स्थिति होगी जो अंतिम स्थिति है उत्तल लेंस के लिए। और यदि हम बात करें अवतल लेंस की तो कुछ स्थितियां अवतल लेंस की भी देखते हैं, और वहां कंडीशन ये भी है कि या तो वस्तु को अनंत पर रखा जा सकता है, ये स्थिति पहली है, या तो वस्तु को अनंत पर रखा जा सकता है, और दूसरी स्थिति अनंत व O के बीच, अनंत व O के बीच यदि आप कहीं पर वस्तु को रख रहे हैं तो उन सब के लिए स्थिति समान होगी। तो अवतल लेंस के लिए दो ही स्थितियां होगी, जो वस्तु अनंत पर हो, और दूसरा जब वस्तु अनंत और O के बीच कहीं पर भी हो। तो अनंत पर जब वस्तु को रखा है तो किरणें समांतर आएगी, ये बात तय है, और जो किरणें समांतर आती है
उसे फोकस बिंदु पर अभिसारित किया जाता है। लेकिन याद कीजिए ये लेंस अवतल है, और अवतल लेंस का एक महत्वपूर्ण गुण है कि वो किरणों को फैला देता है, यानी अब जो किरणों की दिशा होगी वो इस रूप में होगी। और तब हम क्या करेंगे, कहीं पे काटेगी नहीं तो हम इसको पीछे बढ़ाएंगे, और जब पीछे बढ़ाएंगे जाने की दिशा में, तो ये जहां काटेगी वहां इसका महत्वपूर्ण रूप से प्रतिबिंब होगा। तो ये यहाँ काटती है, जिसे हम फोकस 1 कहते हैं, और इसका प्रतिबिंब भी फोकस 1 पे बनेगा। यानी जब अवतल लेंस में वस्तु कहां पर रखी हो, अनंत पर रखी हो, तो दोनों किरणें अपसारित यानी फैला दी जाएगी, और जहां काटेगी, पीछे की तरफ जब बढ़ाएंगे, जहां काटेगी वहां उसका प्रतिबिंब होगा। और स्थिति अगर हम लिखें तो प्रतिबिंब बन रहा है F1 पर। और दूसरा, इसकी जो प्रकृति है वो आपको पता है कौन सी है, आभासी, या हम कह सकते हैं कि ये प्रतिबिंब कैसा बना है, काल्पनिक बना है। और दूसरा, ये छोटा बना है F1 पे यानी मुख्य अक्ष पे बना है, इसका मतलब इसका जो आकार होगा वो होगा बिंदुवत, यानी बिंदु के समान बना है। तो ये स्थिति इसकी रहेगी। अंतिम स्थिति अवतल लेंस के लिए, और वो है कि जब वस्तु अनंत और O के बीच कहीं पर भी रखी हो, यानी यहाँ अनंत है और यहाँ O है, मान लीजिए कहीं पे है, यानी यहाँ पे रख दी है, तो एक किरण समांतर निकलेगी, और जो किरण समांतर जाती है वो हमेशा ही F से गुजरती हुई प्रतीत होती है। लेकिन ये लेंस इस तरीके से, ये किरण चली जाएगी पीछे की तरफ, जब हम इसे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पर काटेगी। और दूसरा, यदि दूसरी किरण यहाँ से निकलेगी तो बिंदु O से निकलेगी, और जो किरण बिंदु O से निकलती है उसमें किसी भी प्रकार का कोई विचलन नहीं होता है, वो सीधी चली जाती है। अच्छा, दोनों किरणें यहाँ टकराती है तो यहाँ इस वस्तु का प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है, और जिस साइड बिंब आपने रखा है ठीक उसी साइड प्रतिबिंब मिल रहा है। और आप देख रहे हो कि ये प्रतिबिंब छोटा है और वास्तविक भी बन रहा है। तो ये स्थिति आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अब हमने इस लाइन को डैश डैश किया है, तो यहाँ सीधी सी बात है कि ये प्रतिबिंब कैसा हो गया, ये आभासी या काल्पनिक। और आकार में अगर कहें तो वो बन रहा है छोटा। तो ये स्थिति होगी अवतल लेंस के लिए अंतिम। अब हम बात करते हैं उत्तल लेंस से अपवर्तन, यानी जो गोलीय लेंस से अपवर्तन है उसमें हम उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं। और उत्तल लेंस मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया भी है, तो पहले आप डायग्राम को अच्छे से समझिए, क्योंकि ये जो डेरिवेशन है पूर्ण रूप से इसी डायग्राम पे टिकी हुई है। ध्यान दीजिए, मैंने एक बिंब यानी कि एक वस्तु यहाँ पे मानी है, और वो वस्तु मैं नाम दिला देता हूँ O, और उस वस्तु से एक किरण निकलती है और वो मुख्य अक्ष की तरह इस तरीके से सेंटर पॉइंट यानी कि बीच से होती हुई ये इस तरीके से चली जाती है। ध्यान दीजिए, बिंब से जो पहली किरण निकली है वो मुख्य अक्ष की साइड जा रही है और ये इस तरीके से आगे बढ़ रही है। अच्छा, दूसरी किरण जो इससे निकल रही है वो किरण सीधा इस लेंस के पृष्ठ पर आपतित हो रही है, ये लीजिए यहाँ पे, और जहां ये आपतित हो रही है उसे हम आपतन बिंदु कहेंगे। बात सिंपल है, ये होगा इसका आपतन बिंदु। अच्छा, आपतन बिंदु पे जब लंब खींचना हो या अभिलंब खींचना हो तो हमें पता है कि अभिलंब इस लेंस के लिए हमेशा ही वक्रता केंद्र से खींचा जाएगा, क्योंकि किसी भी वृत्त के लिए अगर वृत्त की परिधि पे हम लंब खींचना चाह रहे हैं तो हमें शुरू कहां से करना पड़ेगा, केंद्र से शुरू करना पड़ेगा, और हर स्थिति पे ये जो रेखा खींची गई है वो एक अभिलंब के रूप में होगी। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि ये जो पृष्ठ है इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो ये इस रूप में गोल होगा, और जो इसका केंद्र होगा उसे हम कुल मिला के कहेंगे वक्रता केंद्र। और आपतन बिंदु पे अभिलंब की बात हो रही है तो मैं कहां से खींचूंगा, वक्रता केंद्र से खींचूंगा। तो ये लीजिए, मैंने यहां से अभिलंब खींचा है, ये वक्रता केंद्र C पर, ये मान लीजिए। अब ये जो अभिलंब है, यहां बिंदु M नाम दिला देता हूं इसका। ये जो बिंदु आपको नजर आ रहा है M है, और M से मैं इसको जरा सा सीधा करता हूं और यहां बिंदु हो जाएगा N। अब चूंकि ये P और N जो बिंदु आप देख रहे हो, एक जो ध्रुव है, प्रकाशिक केंद्र हम जिसे कह सकते हैं, और दूसरा जो मैंने यहाँ रेखा खींची है N बिंदु है। चूंकि ये दोनों इतने समीप है, इनके बीच की जो दूरी है वो अति सूक्ष्म है, इसलिए मैं कभी इसे P लिखूंगा या कभी इसे
n लिखूंगा, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, अब ये समझिए कि जो किरण ये रेड वाली गई है, ये किरण आपतन बिंदु पे इस तरीके से गई है, मैंने एक लंब खींचा है वक्रता केंद्र C से होते हुए, और अब स्थिति ये होगी, क्योंकि ये विरल माध्यम से, पहला माध्यम जो है वो विरल है जिसका अपवर्तनांक मैंने n1 माना है, और दूसरा जो माध्यम है वो सघन है जिसका अपवर्तनांक मैंने n2 माना है। अब चूंकि ये किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, यहाँ आपको पता है कि हवा है, और दूसरे शब्दों में ये जो लेंस आप देख रहे हो कांच है, तो सघन माध्यम है, जाहिर सी बात है। तो विरल से सघन में जब जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी जाना किरण को सीधा चाहिए था लेकिन ये अभिलंब की तरफ झुक जाती है और यहाँ ये टकराती है। अच्छा, यहाँ पहली किरण मैंने आपको बताया कि ये मुख्य अक्ष की साइड ये इस तरीके से आ रही है और दूसरी किरण ऊपर जा रही है, जहां ये दोनों किरणें टकरा रही है वहां इसका प्रतिबिंब होगा। तो अपवर्तन के दौरान ये किरण इस साइड से आई है और ये ऊपर से होते हुए, तो दोनों किरणें यहाँ टकरा रही है और यहाँ इसका इमेज बन रहा है जिसे मैं नाम दे देता हूँ आई। तो यहाँ वक्रता केंद्र है और दूसरा यहाँ जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है, इमेज जो इसकी हो रही है, उसे हम आई कह देते हैं। तो अब हम बात करते हैं कुछ कोणों की। जैसे ये जो M बिंदु है, ये अभिलंब आप देख रहे हो, आने वाली किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाएगी उसे कोण आई कहेंगे, यानी आपतन कोण। और दूसरा जाने वाली किरण, ये जो आप देख रहे हो, और ये किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाएगी उसे हम कहेंगे कोण R। पहला मैंने कोण माना है I और दूसरा माना है कोण R। अच्छा, ये जो किरण आ रही है इस कोण को मैं अल्फा नाम दे देता हूं, और ये वाला जो एंगल यहाँ पे बन रहा है इसे नाम दे देता हूँ बीटा, और ये कोण जो बन रहा है इसे नाम दे देता हूँ गामा। तो ये स्थिति मैंने बनाई है, एक बार वापस से इसे समझने की कोशिश कीजिए कि सबसे पहले एक किरण आई है इस लेंस पर, लेंस मैंने कौन सा लिया है उत्तल, और मुख्य अक्ष की दिशा में ये आ रही है और टकराते हुए सीधी जा रही है, और दूसरी किरण यहाँ इस पृष्ठ पर आपतित हो रही, बिंदु M पर आपतित हो रही है, और वो किरण अभिलंब की तरफ झुक करके चली जाती है, क्योंकि माध्यम विरल से सघन में प्रकाश की किरण जा रही है, माध्यम चेंज हो रहा है तो इसे झुक जाना पड़ेगा। अच्छा, प्रतिबिंब जो बन रहा है उसे मैं आई नाम देता हूं, और यहां से जहां से अभिलंब खींचा गया है, अभिलंब तो हमेशा ही केंद्र से हम खींचेंगे, तो केंद्र से अभिलंब खींच करके मैंने इसका नाम क्या दे दिया है सी। अब देखिए, हमने स्नेल का नियम पढ़ा है पिछले वीडियो में, तो यहां मैं स्नेल का नियम लागू करता हूं, स्नेल के नियम से। और आपने देखा है स्नेल का नियम ये कहता है कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू होता है अपवर्तनांक, और अपवर्तनांक यहाँ पे चूंकि माध्यम 2 है, दूसरा माध्यम पहला माध्यम दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, इसलिए दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष, और इसलिए मैंने स्थिति n21 यहाँ पे मानी है। अब n21 आपने पढ़ा है कि ये जो स्थिति n21 की है वो n2/n1 होता है, ये फॉर्मूला हमने व्युत्पन्न करके देखा है। तो जस्ट यही लागू करेंगे यहाँ पे, और स्थिति क्या बन जाएगी, जरा ध्यान दीजिए कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू n2/n1, वज्र गुणा कीजिए तो n2/n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर, ये स्थिति बनेगी। अच्छा, ये जो साइन आई देख रहे हो, आई क्योंकि यहाँ पे कोण है, थीटा है, और थीटा को मैं अति सूक्ष्म मानता हूं कि कोण जो है वो है अति सूक्ष्म, क्योंकि जब मैं परावर्तक पृष्ठ को या इस लेंस को मैं छोटा मान लूंगा, अपवर्तन जिससे हो रहा है उसे यदि मैं सूक्ष्म मान लूं तो कोण सारे सूक्ष्म बनेंगे, और यदि कोण सारे सूक्ष्म बनेंगे तो मैं साइन थीटा को केवल थीटा कह सकता हूं, या साइन आई को आई कह सकता हूं। तो यहां मैं साइन आई को आई लिखता हूं, कैसे, n1i इज इक्वल टू, ये साइन आर केवल आर होगा तो n2r। अब स्थिति बन गई है ये, जिसे मैं कहूंगा समीकरण नंबर 1। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं समीकरण 2 की तरफ। तो ध्यान दीजिए, स्नेल के नियम से n1i n2r जैसा फॉर्मूला हमने व्युत्पन्न किया है। आगे देखिए, अब यहाँ पे आप कुछ एक त्रिभुज देख रहे हो, कैसे कि ये जो त्रिभुज है पहला, यहां से लगा करके, यानी बिंदु जो है वो यहाँ पे M है और P मानो भले ही N मानो, तो O M N को अगर हम देखें, और उसके बाद M N और I को अगर हम देखें, या फिर M C I को देखें, तो सबसे पहले मैं लास्ट वाला ही त्रिभुज लेता हूं M C I। तो त्रिभुज M C I से, अच्छा क्या होगा, त्रिभुज M C I में कुछ एक कोण आप देख रहे हो, पहला एंगल यहाँ पे कौन सा बन रहा है R,
और दूसरा गामा है। अच्छा, कभी आपने ये नियम तो जरूर पढ़ा होगा कि यदि इस तरीके से ये कोण R आप देख रहे हो, गामा देख रहे हो सॉरी, और ये कोण R है, तो यहाँ बनने वाला यानी आंतरिक कोणों का योग, त्रिभुज में आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। तो ये बाह्य कोण कौन सा है यहाँ पे, बीटा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि बीटा इज इक्वल टू R प्लस गामा। फिर से देखिए, यहाँ जो त्रिभुज आप देख रहे हो, स्थिति कौन सी, मैं बात कर रहा हूं बिंदु M I और C की, बिंदु M I C। तो ये जो त्रिभुज है इसमें ये दोनों कोण आंतरिक कोण है और बाह्य कोण के बराबर होगा। और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि बीटा इज इक्वल टू R प्लस गामा। पक्षांतर जब करेंगे तो R का मान क्या निकलेगा, बीटा माइनस गामा। ये समीकरण नंबर मैं कह देता हूं है कितनी, 2। अच्छा, अगली बात करते हैं। अगला जो आपका त्रिभुज है उसे हम देखते हैं। एक त्रिभुज आप देख रहे होंगे OMC, OMC की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां लिखूंगा त्रिभुज OMC से, त्रिभुज OMC में। अच्छा, ये कोण अल्फा है, ये कोण बीटा है, और ये जो कोण भाई आप देख रहे हो ये है I। अच्छा, इस डायग्राम को मैं एक बार बाहर की तरफ लेता हूं। ये डायग्राम कुछ इस रूप में है, और यहाँ आपको दे रखा ये कोण अल्फा है, और दूसरे शब्दों में ये कोण है बीटा, और ये कोण है I। तो फिर से वही नियम लागू होगा कि आंतरिक कोणों का योग जो है वो बाह्य कोण के बराबर होगा। यानी यहाँ पे I इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। I का मान भी आ गया है हमारे पास, और R का मान भी आ गया, यानी आपतन कोण का भी मान आ गया है, और अपवर्तन कोण R का भी मान आ गया। कैसे कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का जो योग है यहाँ पे R प्लस गामा वो बीटा के बराबर होगा, R प्लस गामा बीटा के बराबर होगा, और दूसरा अल्फा प्लस बीटा कोण I के बराबर होगा। और इसी से मैंने 2 समीकरणें प्राप्त की है, और इन्हीं 2 समीकरणों से मान जो है, तो समीकरण 2 और समीकरण 2 और समीकरण 3 है यहाँ पे। तो यहाँ से मान समीकरण 1 में रखते हैं, क्योंकि हमें R का मान मिल गया है और I का मान मिल गया है। समीकरण 1 में यहाँ पे मैं मान रखता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं N1 की, ये वाला N1 I। अच्छा, I का मान आपको दे रखा है अल्फा प्लस बीटा बराबर N2 आपका पड़ा है वैसे का वैसे, और R का मान हमें प्राप्त हो गया बीटा माइनस गामा। तो यहाँ बीटा माइनस ये होगा गामा, दोनों को गुणा करता हूं तो यहाँ होगा N1 अल्फा प्लस N1 बीटा, और यहाँ हो जाएगा N2 बीटा माइनस N2 गामा। ये मिला करके कुल मिला करके स्थितियां यहाँ पे बनेगी। और अब यहाँ पे दे रखा आपको N1 अल्फा N1 बीटा। अच्छा, तो इसको हम इस रूप में भी ले सकते हैं। कैसे, यहाँ देखिए N1 अल्फा जो है, अल्फा कोण यहाँ पे ये बन रहा है, और चूंकि अपन ने माना है कि थीटा जो है वो अति सूक्ष्म है, और थीटा अति सूक्ष्म था, इसलिए हमने वहां पे साइन थीटा को थीटा माना था, साइन आई को हमने केवल आई माना था वहां पे। तो यहाँ हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ थीटा अल्फा क्या है, कोण है, बीटा भी कोण है, तो थीटा को कुल मिलाकर के हम लिख सकते हैं कौन सा, थीटा tan। क्योंकि थीटा हमने सूक्ष्म मान लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता मैं थीटा को साइन लूं या फिर tan लूं, या tan थीटा को थीटा लूं, या साइन थीटा को थीटा लूं। तो यहाँ पे मैं थीटा को tan जो है थीटा ले रहा हूं, और यहाँ पे अल्फा आप देख रहे हो कि अल्फा है, तो कौन सा अल्फा हो जाएगा, tan अल्फा। अच्छा, बीटा की बात कर रहे हैं तो कौन सा बीटा हो जाएगा, tan बीटा, और गामा की बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका tan गामा। अच्छा, ये जो तीनों स्थितियां हैं अल्फा बीटा गामा की, ये मैं यहाँ पे एक बार पुट करता हूं और देखते हैं समीकरण हमें कौन सा मिलता है। तो N1 का N1 आपके पास है, अल्फा हमने tan अल्फा लिया है, तो N1 tan अल्फा हो गया है, प्लस दूसरी बात हो गई N1 tan बीटा। तो यहाँ पे N1 tan बीटा बराबर, आगे N2 बीटा है तो N2 बीटा यानी कि tan बीटा, और ये माइनस N2 और tan गामा, और हम कह देंगे ये समीकरण कौन सा हो गया, 4। तो अब समीकरण 4 आपको मिल गया है, समीकरण 3, 2 और 1 समीकरण सारे यहाँ पे नोट किए हुए हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, बात यहाँ पे tan अल्फा की हो रही है, बात यहाँ पे tan बीटा की हो रही है, और बात यहाँ पे tan गामा की हो रही है। तो यदि मैं अल्फा की बात करूं कि tan अल्फा, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होगा। तो यहाँ लंब यह है, इस त्रिभुज में अगर आप देखें तो ये लंब है, और ये इसका कर्ण है, और ये इसका आधार है, यानी लंब कौन सा है, MN। अच्छा, आधार की बात करें तो N और O होगा। तो मैं यहाँ पे tan अल्फा का मान रखूंगा एक बार, तो ये N1 है। अच्छा, त्रिभुज मैं पहले नोट कर देता हूँ एक बार पूरा ही, त्रिभुज OMN की मैं बात कर रहा हूँ, तो त्रिभुज OMN से, और इससे क्या होगा,
इससे tan अल्फा बराबर क्या होगा, मिलेगा आपको लंब बटे आधार। अच्छा लंब यहाँ देख रहे हो mn, अच्छा आधार भी आप देख रहे हो कि ON या NO जो भी, तो ये tan अल्फा का मान। अच्छा अगले त्रिभुज की मैं बात करूं, मेरे को निकालना यहाँ पे बीटा है, तो ये हो गया MCN। अच्छा ये वाला त्रिभुज अब हम लेंगे। अच्छा बिंदु MCN की बात कर रहा हूं, तो लिख रहा हूं त्रिभुज MCN से, और हम निकाल रहे हैं कौन सा बीटा, tan बीटा। और tan बीटा का मान अगर आप देखें तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब है, ये वाला लंब। अच्छा tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब आप देख रहे हो कि m और n है, आधार आप देख रहे हो कि n और क्या है c, तो यहाँ पर mn बाई n और c, ये मिलेगा tan बीटा का मान। अगले शब्दों में हम याद करना चाह रहे हैं tan गामा का मान। अच्छा त्रिभुज कौन सा लेना है, आप देख रहे हो कि गामा जो एंगल बन रहा है वो यहाँ बन रहा, और ये इसका लंब है, ये इसका आधार है। तो अब की बात त्रिभुज में बात कर रहा हूं MNI, तो त्रिभुज MNI से गामा। अच्छा जो गामा एंगल बन रहा है उसके सामने वाली जो भुजा है उसे हम लंब कहेंगे, बटे आधार इसका n से लगाकर कहां हो जाएगा I, तो लिख दूं कि MN बाई n से लगाकर कहां तक, I तक, तो NI। ये सारे मान आपको tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा के मिल रहे हैं। इन सारे मानों को हम एक बार समीकरण 4 में पुट करके देखते हैं क्या सॉल्यूशन हमें मिलता है। अब ये चारों मान यानी कि tan अल्फा है, बीटा है, गामा है, सारे मान हम समीकरण 4 में एक बार पुट करते हैं। तो सबसे पहले समीकरण 4 में यहाँ पे लिख रहा हूं कि n1 है आपके पास, और tan अल्फा का मान क्या मिल रहा है यहाँ पे, tan अल्फा का mn बाई no, तो ये लिख रहा हूं mn बाई no। अच्छा tan अल्फा का मान रखा है मैंने। दूसरा प्लस हो गया, और क्या है n1, tan बीटा का मान मेरे पास ये है mn बाई nc, तो यहां रख रहा हूं mn बाई nc बराबर n2 tan बीटा का मान रखना है वापस से यही मेरे को, तो n2 हो गया ये, और tan बीटा का मान मेरे पास है mn बाई nc माइनस। अच्छा आगे है tan गामा का मान रखना है, तो ये मैंने रख दिया यहाँ पे n2। अच्छा tan गामा का मान अगर आप देखो तो यहाँ हो गया mn बाई ni, तो mn बाई n और i। यहाँ आप देख रहे हो mn और उधर भी mn और क्या है mn, चारों mn एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो यहाँ ये मैं काट रहा हूं, और जो बचा वो मैं नीचे लिख रहा हूं कैसे, n1 यहाँ से बचा है और नीचे बचा है no, प्लस यहाँ पे और बचा है n1, नीचे बचा है n और c। उसके बाद mn कैंसिल हो गया, n2 बाई nc बचा है, तो ये लिखा मैंने n2 बाई nc, और ये माइनस, और यहाँ बचा है n2 बाई ni। अच्छा अब आपको ध्यान देना है कि no डायग्राम में क्या है, nc डायग्राम में क्या है, चारों मान एक बार आपको देखने हैं। तो n यहाँ पे है प्रकाशिक केंद्र के समीप, और मैंने बोला प्रकाशिक केंद्र के अत्यधिक नजदीक है, तो मैं एक बार p ले सकता हूं या n ले सकता हूं, कोई फर्क वहां पे पड़ेगा नहीं। तो no n से लगा करके o तक, और o हमने माना है किसे, बिंब, और बिंब दूरी जो होती है यानी जो आप प्रकाशिक केंद्र देख रहे हो वहां से लगा करके बिंब तक की दूरी बिंब दूरी कहलाती है, और बिंब दूरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, u से। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिए, पिछले वीडियो में हमने देखा है कि यदि प्रकाशिक केंद्र से इस तरफ दूरियां मापी जाती है तो वो दूरियां धनात्मक होती है, और यदि पीछे की साइड मापी जाए तो वो दूरियां ऋणात्मक होती है। और सारी दूरियां मापी भी कहां से जाती है, प्रकाशिक केंद्र से। तो यहां से मैं मापना शुरू करूंगा, और इस साइड है u, तो ये u किस में हो जाएगा, माइनस, यानी ON का जो मान है वो माइनस में u होगा। यहां रख रहा हूं n1 माइनस में u, ये प्लस का प्लस हुआ। उसके बाद n1 nc, यहाँ पे n है और यहाँ तक ये c है nc, और चूंकि c है यहाँ पे वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं r से। और ये दूरी o से या फिर p से अगर देखा जाए तो उस तरफ है, यानी इसे हम क्या लेंगे, धनात्मक, तो r किस में होगा, प्लस में, ये लिख दिया मैंने। दूसरा n2 बाई nc,
एनसी वही वक्रता त्रिज्या, ये मैंने ले ली आर, माइनस N2 बचा है और Ni। अच्छा देखिए Ni क्या है, यहां से लगा करके यहां तक की दूरी, चूंकि I को हमने माना है प्रतिबिंब और प्रतिबिंब की दूरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं V से, और चूंकि ये भी लेंस के इस साइड है तो दूरी ली जाएगी किसमें, प्लस में, यानी जो V होगा वो किसमें होगा, प्लस में, यानी N और I का मान V, Ni का मान मैंने रखा V और ये हो गया प्लस। अब यहां हम इसका जरा सा पक्षांतरण करते हैं किस तरीके से, मैं इसको एक बार इधर लेके आता हूं N2/V, तो ये मेरे पास पड़ा था कौन सा N1 और माइनस में U। जब इसको मैं इधर लेके आता हूं, माइनस में था प्लस में हो गया, चलिए यहां लिखता हूं N2 माइनस N1 की स्थिति मेरे को बनानी है, तो ये हो गया V, माइनस में था इधर आके किस में हो गया, प्लस में, और यहाँ ये पड़ा है आपका प्लस का प्लस, चूंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो मैं यहाँ पे सीधा साइड कर दूं क्या, माइनस। उसके बाद बराबर, अब ये जो स्थिति है इसको ले जाना है वहां, तो ये तो एज इट इज पड़ा है N2/R और माइनस आगे क्या हो जाएगा, ये इधर चला गया तो N1/R हो जाए, ये स्थिति बनेगी। अच्छा यहाँ आप लिख सकते हो कि N2/V माइनस N1 और U, और N2 माइनस N1, R क्या है यहाँ पे कॉमन, और अब ये जो फॉर्मूला आपको मिला है ये है आपके उत्तल लेंस से अपवर्तन के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इसे हम काम में लेंगे जब लेंस का मेकर सूत्र जब हम निकाल रहे होंगे वहां इसका जो है यूज होगा। तो एक बार ये पूरा कंसेप्ट आपको मिला के देखना है। देखिए ये जो स्थितियां हैं सारी रटने से याद नहीं होती, तो आपको बिल्कुल मिलाना है, और ये जो सारा PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।